Hello everyone, I welcome you to the initiative. I had been getting a question repeatedly that why I started this podcast, so let me answer this. Few months back when I was in the bus, I saw an old blind woman crossing the street. No one helped her. Suddenly a boy around 6 years of his age holds the wrinkled hand with his little one and helped her cross the road. This gave me a lasting impact in my mind. It forced me to think about in this world full of selfishness, the evil minds and evil eyes have no time to be kind. It may be person, animal or nature. So I have started this podcast to cover every initiative which would inspire people and help them to take initiatives to make our society an ideal. So this was my vision, and let's start our sixth episode with life coach and motivational speaker Mr. Harshal Shah. We welcome you, sir. Thank you so much for inviting me on your show. और आप जो काम कर रहे हैं इस टाइम में, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जैसे आपका नाम रुद्राक्ष है, तो रुद्राक्ष जो होता है वो सिंबलाइज करता है गॉड और ह्यूमन के बीच के कनेक्शन का। आप वही काम कर रहे हो कि हमारे अंदर जो भगवान ने पॉजिटिविटी रखी है, आप आपके पॉडकास्ट के थ्रू उससे बाहर ला रहे हो। तो समाज में पॉजिटिविटी फैला रहे हो, लोगों में पॉजिटिविटी फैला रहे हो और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। तो मुझे बहुत आनंद है कि आपने एक नया इनिशिएटिव लिया और ये पॉडकास्ट आप कर रहे हो और मेरी आशा है कि आप इसमें बहुत आगे जाओ। Thank you so much, sir. Thank you so much. So, which language would be convenient for you? हिंदी, हमारी नेशनल लैंग्वेज। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो है लाइफ स्टोरी। सो पर्सनली आप मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच है, सो मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे हैं। सो मैं और मेरी ऑडियंस दोनों बहुत क्यूरियस है आपकी स्टूडेंट लाइफ जानने के लिए। ओके तो देखो, स्टूडेंट लाइफ में ऐसा था कि 10th तक तो मेरी पर्सनालिटी बहुत ही इंट्रोवर्ट थी और मेरा नेचर भी थोड़ा शाय था। मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं था। मैं अपने फीलिंग्स को और मेरे ड्रीम्स को बहुत ही अंदर रखता था। ज़्यादा खुल के नहीं लाइफ को जीता था, बस अपने में ही मस्त रहता था। तो 10th तक तो यही हाल चला है। पर 10th के बाद जब कॉलेज में आया तो तभी एक टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हो और एक चेंज आया है मेरी लाइफ में बहुत ही, कि मैंने उस दौरान ना दो चीज़ें करनी शुरू की। एक तो मैंने ना मेडिटेशन एंड मंत्र चैंटिंग करना शुरू किया हर रोज, और दूसरा मैंने जो हमारा फैमिली बिजनेस था उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ले ली। और कॉलेज के साथ साथ मैं ये दोनों चीज़ें कर रहा था। मतलब स्पिरिचुअली भी मैं खुद को कहीं ना कहीं डेवलप करने की कोशिश कर रहा था और बिजनेस में भी फैमिली को हेल्प करना चाहता था। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं मैंने खुद को एक्सप्रेसिव बनाया, खुद को एक्सट्रोवर्ट बनाया और मैंने अपनी खुद ही एक रीप्रोग्रामिंग की, ऐसा कह सकते हो। तो स्टूडेंट लाइफ तो मेरी ज़्यादा लंबी नहीं रही है। मैंने बीकॉम तक किया है और उसके बाद में मेरा इंटरेस्ट नहीं था आगे पढ़ने में, मेरा इंटरेस्ट कुछ और था। पर जहाँ तक मैं पढ़ा वहाँ पे मैंने बहुत ही एंजॉय किया कॉलेज लाइफ को, बहुत अच्छी तरीके से मैंने देखा और बहुत अच्छा मुझे ये अभी लग रहा है कि मैंने बहुत सारे एथिक्स रखे हैं मेरी लाइफ में, उस टाइम भी थे। तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसे मुझे रिग्रेट हो। और मेरे उस टाइम बहुत सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, अभी बहुत सिलेक्टिव है, लेकिन उस टाइम मुझे जो लग रहा था कि लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, बस लाइफ को एंजॉय करो, मजा करो, जो कि अब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन अगर एजुकेशनल पर्पज से देखे तो मेरे अराउंड
60-70% जितनी आ जाते थे भगवान की दया से और बाकी आसपास लोगों की दया से। तो ये सब था मेरा, और अभी मैं बहुत खुश हूँ मेरी लाइफ में। तो ये थी जर्नी स्टूडेंट लाइफ की। और अगर आगे देखें तो स्टूडेंट लाइफ के बाद मुझ में कहीं ना कहीं नॉलेज, जो कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स का नहीं लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ का, तो वो मुझे जानने की बहुत ही एक जिज्ञासा रही कि एकदम डीपेस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ एंड व्हाई आर वी हियर, और हम हमारा जो अल्टीमेट गोल है उसे कैसे परस्यू करें। तो उसे जानने के लिए मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े। गीता को मैंने बहुत बार ध्यान से पढ़ा, समझा, और उसके बाद में कर्म थियरी है, जो साइकोलॉजी की थियरी है, उसको पढ़ना शुरू किया। तो ऐसा कह सकते हो कि मैंने कॉमर्स तक का पढ़ाई किया, लेकिन उसके बाद की जो मेरा इंटरेस्ट के सब्जेक्ट थे उसको मैंने अपने आप ही पढ़ना शुरू कर दिया। और उसके बाद मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इंटरेस्ट था, तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर दिया, उसके शास्त्र और उसके बुक्स बहुत पढ़ी, और उसमें से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, मेरी पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सब जानने को मिला। और उसके बाद में ये जो भी नॉलेज था वो कहीं ना कहीं मुझे उसके थ्रू कुछ अच्छा काम करना था। तो वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमसे उसको मिलाने में लग जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। ये 2018 में 2018 में ये आदर्श मेथड लाइफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर का कोर्स जो था वो कहीं से मुझे पता चला कि ऐसा हो रहा है, और मैंने इनिशिएटिव लिया लाइफ में कि मुझे ऐसा कुछ करना है, ताकि मैंने जो नॉलेज लिया है वो उसका मुझे एक सर्टिफिकेशन मिले कि नहीं, जो मैंने जो नॉलेज लिया वो सच है या नहीं। क्योंकि आप अगर अकेले ही सब पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो बहुत जरूरी है कि कोई मेंटर मिले जो कि वो बताए कि आप सही दिशा में जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, आपका जो नॉलेज है वो सही है नहीं। तो वो 6 महीने का पूरा टाइम था, उसमें मैंने बहुत सब कुछ सीखा, और वो सीखने के बाद मैंने इनिशिएटिव लेना शुरू कर दिया, और जो मेरा नॉलेज था वो और ज़्यादा प्योर हो गया। और फिर मेरी लाइफ जर्नी मैं कह सकता हूँ वहीं से शुरू हुई। और उसके बाद फिर मैंने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, मुझे एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे कुछ काम करना है। और फिर मैंने कॉलेज स्कूल में जाना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर मुझे पता चला कि नहीं, इसमें ही मुझे मचा रहा है। ये जो सोशल सर्विस कर रहा हूँ उसमें मुझे एक हैप्पीनेस मिल रही है, उसमें मुझे मजा आ रहा है, और इसमें मुझे प्रोफेशन बनाना है और आगे भी जाना है। और इसे मैंने प्रोफेशन बना लिया, और अभी मैं इसमें ही मेरा 100% दे रहा हूँ, ताकि मेरा जो विज़न है कि मेरी नॉलेज और विजडम के थ्रू मैं कुछ पॉजिटिव चेंज लाऊं लोगों की लाइफ में, वो फुलफिल हो। तो ये है अभी तक का सफर। तो स्पिरिचुअलिज्म आपने बहुत ही अर्ली एज में अडॉप्ट कर लिया था, राइट? राइट। और उससे आपकी लाइफ और आपका सोल भी एकदम प्योर हो गया है कि आपको आपके जो विजन है, आपका जो गोल है, वो बहुत ही क्लियर हो गया है अभी कि आपको लाइफ में क्या करना। हाँ, अभी कह सकते हो क्लियर हुआ, क्योंकि शुरुआत के तौर पे इतना क्लियर नहीं था, पर सिर्फ ऐसा एक ऐसी एक इच्छा थी, ऐसा एक डिजायर था कि मुझे कुछ अलग करना है लाइफ में और कुछ बहुत बड़ा करना है। लेकिन क्या करना था वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था, पर मैं बस वो ढूंढ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो वो स्पिरिचुअलिटी में जैसे मैं गया तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं इस टाइप का बंदा हूँ और मुझे इसमें जाना है, मेरे इंटरेस्ट ये है, मेरी स्ट्रेंथ ये है। तो तब मुझे जाके पता चला कि ये मेरी डेस्टिनी हो सकती है। अच्छा, तो मतलब आपकी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव और एकदम सिंपल सी रही है कि एज अ स्टूडेंट आप बहुत ही शाय थे, इंट्रोवर्ट थे। उसके बाद कॉलेज लाइफ शुरू हुई, सो उसमें आपने स्पिरिचुअलिज्म अडॉप्ट किया, स्पिरिचुअलिज्म में गए, सो आपने फिर ऐसा इनिशिएटिव ले लिया कि मुझे लाइफ में बहुत सारे लोगों को सोल प्योर करना है और उन लोगों की हेल्प करनी है। तो आपने
एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच शुरू कर दिया कि मैं आपने एक वे ढूंढ लिया अपनी लाइफ का? बहुत सारे वेज है अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के और गोल्स को अचीव करने के लिए। राइट। सो व्हाट वाज योर मेन एम कि ये मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच ही आपने क्यों लिया? स्पिरिचुअलिज्म में भी आप आगे जा सकते थे। राइट, मैंने जब ये मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ी और नॉलेज लिया तो विजडम आई, तब डिटैचमेंट भी आई, और डिटैचमेंट आने के साथ मेरी जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स थी वो भी कहीं ना कहीं चली गई। तो मुझे अब उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अब मटेरियलिस्टिक थिंग मुझे लाइफ में उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, और मुझे एक इनर हैप्पीनेस और पीस ही ढूंढना है जो कि अल्टीमेटली लाइफ का गोल है। पर जैसे जैसे मैं इसमें और आगे चला नॉलेज लेता गया, तब मुझे पता चला कि स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता है कि आप मटेरियलिस्टिक थिंग संसार को छोड़ दे, कोई साधु महाराज बन जाए, ऐसा नहीं है। सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है कि आप कर्म मार्ग को चुने, संन्यास मार्ग को नहीं। Exactly. क्योंकि जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जिसे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके से उसे मोक्ष कहे या सैल्वेशन कहे, अल्टीमेटली हैप्पीनेस एंड पीस कहे, जो भी कहे, उसे पाने के जो दो मार्ग है, एक है संन्यास मार्ग और एक है कर्म मार्ग। तो मुझे संन्यास मार्ग नहीं अडॉप्ट करना था, क्योंकि मैं ये सब कुछ छोड़ के वहां जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ही जहाँ हूँ वहाँ ही रहूँ और वहाँ पे ही मैं ग्रो करूँ। तो मुझे पता चल गया कि स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ सब तरीके से डिटैच होकर सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ही सोचे। बजाय उसके आप अपने लाइफ में पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली ओरिएंटेड भी बनो, और सोशल और बाकी जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सब में आप ग्रो करो। तो तब मुझे पता चला कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ सीमित नहीं है कि आप सिर्फ अपने सोल के लिए ही सोचो और उसमें ही आप आगे बढ़ो, पर लाइफ के हर एक हिस्से में, हर एक पार्ट में आप ग्रो करो और डेवलप करो खुद को। ये भी स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही आता है। तो फिर मैंने इसलिए यही चुना कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ और इसमें ही मैं आगे बढ़ूँ, और इसीलिए मैंने एज ए मोटिवेशन स्पीकर और लाइफ कोच का रोल मैंने पसंद किया आगे बढ़ने के लिए। मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच दोनों ही एक वॉइस रेजर्स होते हैं लोगों के लिए। सो स्पिरिचुअलिज्म परस्यू किया और आप में जो पॉजिटिविटी है वो और लोग भी पॉजिटिव बन जाए आपकी पॉजिटिविटी से। सो इसलिए आपने मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच परस्यू किया है। राइट। सो इसमें दो रीजन है। एक तो मेरी जो जर्नी है वो भी चालू ही रहेगी, और मेरी जर्नी के साथ साथ मेरा जो एक्सपीरियंस और मेरा जो विजडम जो मुझे मिल जाता है वो मैं दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर पाता हूँ। तो ये सिर्फ इसी रोल में ये पॉसिबल है। बाकी कुछ भी अगर मैं ऐसा करता हूँ कि जो इस इंडस्ट्री के अलग हो, तो मैं शायद ये दोनों चीजें साथ में नहीं कर पाता। सो पहले से आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी रही है कि आपका जो विजन है वो आप तो अचीव करेंगे ही, पर साथ में दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे आपके पाथ पे चलने के लिए कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छी चीज है, और लोगों को भी ये अच्छा एहसास होना चाहिए कि नहीं, कि ये बंदा जो कर रहा है वो बहुत ही पॉजिटिव, अच्छी और एकदम इंस्पायरिंग चीज है। योर लाइफ हैज बीन सो पॉजिटिव सर, सो पॉजिटिव। तो मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि एक्चुअली हमें जिस लिए हमें जन्म मिला है, हम उसे एक यथार्थ रूप में उसे निभाए। ये नहीं कि हम सिर्फ पैसों के लिए और कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भागे पूरे लाइफ में, और जब लाइफ एंड हो तब हमको पता चले कि हमने कुछ ऐसी चीजें इकट्ठा कर ली है जो कि कोई काम की नहीं है अभी हमारे लिए। क्योंकि अगर हमारी हैप्पीनेस किसी मटेरियलिस्टिक थिंग्स पे डिपेंड हो जाती है तो वो हैप्पीनेस नहीं, वो सिर्फ एक प्लेजर है हमारे लिए। राइट जी बिल्कुल। तो
तो मेरी जो जर्नी है उसमें से मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने किया वो आप करो, लेकिन मैं सिर्फ बताता हूँ कि एक्चुअली में ये करना चाहिए आपको। जो आज का यूथ अगर थोड़ा अपने दिशा से भटक गया है तो मैं सिर्फ उनको मार्ग बताऊंगा कि ये है एक्चुअली यहाँ जाना चाहिए। मैं गया हूँ और मैं खुश हूँ इस मार्ग से, मैं जहाँ चल रहा हूँ उससे खुश हूँ। तो मैं खुद का एक एग्जाम्पल बन के जाता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कर रहा हूँ वो करो, लेकिन ये करना चाहिए जो मैं कर रहा हूँ और आप भी करो। यही मेरा होता है एम। अच्छा, नहीं, बहुत ही अच्छी चीज है और आप एक एज अ लीडर भी बहुत ही आगे बढ़ रहा है अभी इस विजन के साथ। तो या इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो है मिस्टर हर्षल शाह की लाइफ स्टोरी वो एंड होता है। सो नाउ आवर सेकंड सेगमेंट दैट इज सॉल्विंग सिचुएशन। तो इस सेगमेंट में मैं आपको सिचुएशंस दूंगा सर, और आपको बताना है कि आप ये सिचुएशंस में होंगे तो कैसे ओवरकम करेंगे इस सिचुएशन। तो आवर फर्स्ट सिचुएशन इज कि जैसे आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है और हमारे आज के बहुत ही फेमस 2 मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी, वो बहुत सारे लोग आज उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। सो बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर ओनली, आप कौन सी एक क्वालिटी अडॉप्ट करेंगे वो दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स में से, और क्यों? तो देखो, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, पहले तो ये दोनों ही स्पीकर बहुत ही ग्रेट है और इस एरा में तो कहना जाए तो दोनों ही अपने अपनी फील्ड में मास्टर लेवल पे है। संदीप माहेश्वरी की पहले बात करेंगे तो संदीप माहेश्वरी जी का मैं बहुत सारी क्वालिटीज में अडॉप्ट करना चाहूँगा, पर थोड़ी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि एक तो है कि वो जो सोशल सर्विस करते हैं उसमें बहुत ही प्योरिटी है। तो आज के जमाने में इस लेवल पे पहुंचने के बाद इस प्योरिटी के साथ सोशल सर्विस करना, अपने सेशन में भी मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा एनर्जी लेवल और ज़्यादा अच्छा हो, ताकि मैं जो भी कुछ दूसरे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो वो जो वाइब्रेशन, वो जो ऑरा है वो क्रिएट हो पाए, वो जो माहौल है वो क्रिएट हो पाए। तो मैं ये संदीप माहेश्वरी जी से प्योरिटी और विवेक बिंद्रा जी से एनर्जी, ये दोनों क्वालिटी मैं अडॉप्ट करना चाहूँगा। अच्छा, मतलब प्योरिटी एंड एनर्जी, आप पहले से ही स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्टेड है, सो प्योरिटी और एनर्जी जो स्पिरिचुअलिज्म से मिलती है हमें। और पर्सनली हम विवेक बिंद्रा जी को देखें तो उन्होंने, वो बहुत सारे इंटरव्यूज में बोलता है अपने कि भगवत गीता को उन्होंने अपने बिजनेस से रिलेट किया हुआ है। राइट। सो क्या हर बार ऐसा होता है कि स्पिरिचुअलिज्म को अगर आप बिजनेस से रिलेट करेंगे तो ही कुछ आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा? ऐसा है कि हमारा अल्टीमेट एम है कि हम स्पिरिचुअली आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों जो चीजें हैं, मतलब हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है, हमारा जो धर्म है वो निभाना है। अर्थ मतलब वेल्थ भी क्रिएट करनी है। हम जिस किसी भी प्रोफेशन में हो, जो भी कुछ हो, उसमें हमारे नीड्स और हमारे ड्रीम्स पूरे करने के लिए हमें अर्थ मतलब पैसा कमाना बहुत जरूरी होता है। और फिर काम मतलब हमारे जितने भी डिजायर्स है वो भी पूरी करनी बहुत जरूरी है। तो ये तीनों करने के बाद आता है स्पिरिचुअलिटी, मतलब मोक्ष के तरफ हमारी गति करना। तो इन तीनों के साथ अगर उसको भी जोड़ दिया जाए साथ में तो बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। जैसा उन्होंने बताया कि अगर आपको बिजनेस में सफलता चाहिए तो गीता में इसका एक रहस्य छुपा हुआ है और इसके कुछ 10 नियम है जो कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो, जिससे आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू हमारे जितने भी वेद है, उपनिषद है या हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, तो उस लिमिट में ही आप आगे बढ़ोगे। आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है, मतलब वो हमारे एथिक्स के अगेंस्ट है। तो वो क्या करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट में से वैल्यूज, वर्च्यूज और एथिक्स लाते हैं,
जो कि किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी बिजनेस के हो सस्टेन करने के लिए, उसका ग्रोथ करने के लिए। तो वो जो वैल्यूज, वर्च्यूज और एथिक्स है वो हमें वहीं से मिलेंगे। तो वो उसे अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं और वो वैल्यूज, वर्च्यूज और एथिक्स को वो स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे जो भी उनका कस्टमर है या जो भी उनकी ऑडियंस है वो उस वैल्यूज, वर्च्यूज और एथिक्स को अडॉप्ट करें, अपनी लाइफ में उतारे और उससे अपने बिजनेस में एक्सपेंशन हो और ग्रोथ हो। जी 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 बिल्कुल। सो यही वेद उपनिषद और उसी सब बातों से सेकंड क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं कि जैसे चाणक्य को एक चांस मिला था कि एक छोटे से बच्चे चंदू को मेंटर करना है और चंद्रगुप्त, फिर उन्होंने बनाया उसे, चंदू को चंद्रगुप्त बनाया एक मेंटर करके। सो आपको भी ऐसा कोई चांस मिल जाए कि आपको एक छोटे से बच्चे को मेंटर करना है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, सो आप उसकी क्वालिटीज को कैसे एनहेंस करेंगे? एंड द ट्विस्ट इज कि अगर वो बच्चा रेडिकलाइजेशन का शिकार है अभी, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे? अगर चाइल्डहुड की बात करें जी, तो सबसे पहले तो बच्चे को समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं उसे सबसे पहले तो ऑब्जर्व करूंगा ताकि मुझे समझ में आए कि नेचुरली वो जो भी चाइल्ड है वो उसका नेचर कैसा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। तो वो उसका नेचर कैसा है, तो मैं सबसे पहले यही ऑब्जर्व करूंगा और वो जानने की कोशिश करूंगा। ऑब्जर्व करने के बाद जब मुझे पता चलेगा कि उसका नेचर कैसा है, उसके बाद में उसके इंटरेस्ट देखूंगा कि उसके इंटरेस्ट की फील्ड कौन सी है, उसको किस टाइप का नॉलेज लेना अच्छा लगता है, कौन से क्वेश्चंस वो पूछता है, तो मैं उसका आंसर देने की पहले तो कोशिश करूंगा। और फिर उसकी जो स्ट्रेंथ है और वीकनेस है वो उसके सामने मैं लाऊंगा। जहाँ तक जब जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ होगा वो सारी बातें, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैं उसके सामने लाऊंगा और उससे मैं बताऊंगा कि उसकी स्ट्रेंथ है उसको किस तरह से ज्यादा इनहेंस किया जाए और वीकनेस जो भी है उसमें से कैसे ओवरकम करके उसको भी स्ट्रेंथ बनाया जाए। तो मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं उसको दूंगा, उसके कंसेप्ट दूंगा और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करूंगा। साथ में मैं क्या करूंगा कि उसका जो भी एजुकेशन, अभी एकेडमिक्स जो भी उसका चल रहा होगा उसमें मैं कहीं इंटरप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मोटिवेशन अगर मैं उसको देता ही रहूंगा तो क्या होगा कि उसे मेरी एक डिपेंडेंसी जैसा फील होने लगेगा। तो मैं एकेडमिक्स में कहीं भी उसे सलाह या कुछ नहीं दूंगा, सजेशन नहीं दूंगा, ताकि वो वहाँ अपने हिसाब से ग्रो कर पाए, अपने हिसाब से खुद के सेल्फ एनालिसिस कर पाए, खुद की तरीके से वो आगे बढ़े। उसके बाद अगर यंग एज में जो वो आएगा तो मैं उसको बताऊंगा कि जैसे उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस है तो उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ में गोल बनाए। गोल ऐसा हो कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो और जहाँ पे वो कुछ अच्छा काम कर सके, ना सिर्फ अपने लिए लेकिन सोसाइटी के लिए भी। तो मैं उसे उसी दिशा में प्रेरित करने का काम करूंगा और उसके साथ हमेशा रहूंगा, ताकि उसका अगर कोई भी क्वेश्चन उसका माइंड में आए, कहीं भी वो अटक जाए, कोई भी किसी भी जगह पे वो फंस जाए, तो वो एक मुझसे एक अच्छी सलाह या मशवरा ले सके, तो मैं वहाँ पे रहूंगा। और उसके बाद मैं हमेशा यही चाहूँगा कि वो एक ऐसी लाइफ जिए जो कि वो जीना चाहता है, ना कि वो जो जी रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के लाइफ में ना 2 टाइप की जिंदगी होती है उसके दिल में, एक वो जो जी रहा है और दूसरा कि वो जीना चाहता है। तो हर एक चाइल्ड भी उसका खुद का एक ड्रीम होता है कि यार मुझे ये बनना है लाइफ में, मुझे ये करना है। तो मैं कहीं भी उसको मोल्ड नहीं करूंगा कि मैं जो करना चाहता हूँ या मेरे अकॉर्डिंग तू चल। मैं हमेशा यही सोचूंगा कि उसके ड्रीम्स क्या है, वो कैसी लाइफ जीना चाहता है। तो बस उसी के लिए उसको मैं मोटिवेट करता रहूं, ताकि उसे जो बनना है मैं उसमें उसको हेल्प करके वहां तक पहुंचाऊं। राइट। तो मैं यही काम करूंगा
कि वो उसके जो ड्रीम्स है, उसके जो गोल है वो अकम्प्लिश हो और उसमें मैं अपने विजडम से तो उसकी मदद करूँ। रही बात कि वो अगर एक ऐसा चाइल्ड हो जो कि जिससे समाज को या सोसाइटी को उससे नुकसान हो, जी। तो मैं सबसे पहले तो अगर मेरे कंट्रोल में होगा तो मैं उसे समझाऊंगा, उसे उस रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करूंगा। लेकिन अगर मेरे कंट्रोल में से बाहर हो जाए तो फिर मैं मेरे से हो सके उतना प्रयत्न करूंगा कि मैं उसको उसके पेरेंट्स या उसके टीचर्स या फिर कोई साइकेट्रिस्ट के पास भी ले जाऊंगा, ताकि उसके अंदर वो जो भी संस्कार है कि वो चेंज हो और एक अच्छी लाइफ जी सके। तो मैं यही कहूँगा कि अगर मुझे ऐसा किसी भी चाइल्ड को मेंटर करने का मौका मिले तो मैं अगर कुछ शब्दों में कहे तो मैं यही काम करूँगा कि मैं उसके ड्रीम्स को रियलिटी तक पहुँचाऊँगा। एक गुरु का विजन भी यही होता है कि उसका स्टूडेंट जो बनना चाहता है उसे वो गोल अचीव करने के लिए वो हेल्प कर रहे हैं, और यही डिसीजन आपने लिया है इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसा तो क्या होगा कि अगर वो बच्चा जो, लेट्स अज्यूम कि एक इंसान आपके सामने खड़ा है अभी, उसके अंदर बहुत ही दुख है, वो इतना दुखी है कि वो सुसाइड कमिट करने के लिए जा रहा है अभी, और रास्ते में आप मिल गए उसे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो लो मार्क्स आए हैं उसके और फेलियर है, ब्रेकअप हो गया है, मदर फादर की डेथ है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, एक्सेट्रा, मतलब यू नेम इट एंड ही हैज इट, ऐसी सिचुएशन है अभी। सो बीइंग हिज गुरु, बीइंग अ लाइफ कोच एंड बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, आप उसे मोटिवेशन कैसे देंगे और उसे सुसाइड करने से कैसे रोकें? देखिए, अगर सिर्फ इंडिया में देखा जाए ना तो हर घंटे एक बच्चा सुसाइड कमिट करता है जी। उसके बहुत सारे रीजंस है, फैमिली प्रेशर हो, पढ़ाई का टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, ब्रेकअप हो, बहुत सारे रीजन है। लेकिन ये बात इतनी छोटी नहीं है कि हम इसे निग्लेक्ट करें। हर घंटे एक बच्चा मर रहा है, सुसाइड कर रहा है। और 2018 में हर पूरे साल में 10,000 बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो अगर देखा जाए तो हमारे आसपास का अभी जो माहौल है वो ऐसा हो गया है कि हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन बहुत ही ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो फ्रस्ट्रेशन के हो, एंगर के हो, फियर के हो, गिल्ट के हो या सैडनेस, कैसा भी ले लो, पर वो नेगेटिव इमोशन बहुत ही क्रिएट हो रहा है। और जिसके कारण एक टाइम ऐसा आ जाता है कि फिर वो जो भी बच्चा होता है या यंग एज का जो भी लड़का है, वो एक टाइम आने के बाद उसे ऐसा लगता है कि अब वो हेल्पलेसनेस फील करता है। उसे ऐसा लगता है कि अब एक ही रास्ता बचा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, तभी मेरे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ जाएगा। उसको लगता है कि अभी मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचा है। तो यही मेन रीजन है कि जितने भी लोग सुसाइड करते हैं उसके पीछे का। जब मेरे सामने अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि मेरे सामने कोई बंदा है और वो सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहा है और कोइंसिडेंटली मैं वहाँ पे होता हूँ, तो मैं सबसे पहले तो उसे कनेक्ट करने का ट्राई करूँगा। क्योंकि जाते ही अगर मैं मोटिवेशन देना चालू करूँगा तो वो अगर 5 मिनट बाद में कूदने वाला होगा तो तुरंत कूद जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि शुरुआत में तो मैं उसको सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपने जो डिसीजन लिया है कि मुझे अभी सुसाइड कमिट करना है, इट्स ओके, आपने जो कुछ सोचा है कोई बात नहीं, लेकिन अभी 1-2 घंटे के लिए उसे होल्ड पे रखें, क्योंकि मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले तो उसके साथ कनेक्ट करना चाहूँगा, ताकि वो मुझसे उसे लगे कि नहीं, मेरे उसके बीच में कुछ कनेक्शन बन रहा है। उसके बाद में मैं उससे सुनूंगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, तभी जाके वो ये स्टेप ले रहा है। तो ज्यादा कुछ बोलने के अलावा, ज्यादा कुछ बोलने से अच्छा है कि मैं उसकी आगे क्या करना है। तो अगर एक बार एक्सेप्टेंस आ जाता है तो उसके बाद में जो सुसाइड का जो वो जो डिसीजन उसने लिया था
ड्यू टू नेगेटिव इमोशन, वो सारे इमोशंस चले जाएंगे, क्योंकि एक बार आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, तो वहाँ पे नेगेटिव इमोशन नहीं रह सकते हैं। तो नेगेटिव इमोशन जैसे ही जाएंगे, मैं मेरे थॉट्स से, मेरे विचारों से उसको पॉजिटिव इमोशन देता रहूँगा, ताकि वो अपने आप ही ये सोचे कि अभी मुझे लाइफ में क्या करना है। तो मैं वो उसे पुस्तक जरूर दूंगा कि वो लाइफ में और आगे बढ़े, जहाँ था वहाँ से सब कुछ भूल करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। तो अगर ऐसे कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आती है तो मैं ऐसा ही कुछ ट्राई करूंगा। अच्छा, मतलब नहीं, जो क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए था वो तो मिल गया, आपने सिचुएशन सॉल्व भी कर दी। मुझे भी एक क्वेश्चन है और मेरे लिसनर्स को भी होगा शायद, कि उस टाइम पे जब ये बच्चा सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई है उसके माइंड में और वो सुसाइड करने वाला है, तो क्या उसका माइंडसेट उससे अग्री करेगा कि नहीं वो आपको 2-3 घंटे दे दे जस्ट टू रियलाइज कि ये जो करने जा रहा है वो ये गलत चीज है? क्योंकि सुसाइड करते वक्त किसी का भी माइंडसेट ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से कि वो रुक जाए कि दूसरे को सुनने के लिए। और अगर ये दूसरी सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, वो आपसे डिनाई कर गया और वो रेडी ही नहीं है आपसे एग्री करने के लिए, वो आपको 1-2 घंटे देने ही नहीं चाहता, तो आप क्या करेंगे? देखो, शुरुआत में मैं ये नहीं मांगूंगा उससे कि मुझे 1-2 घंटा दो। मैं सिर्फ यही करूंगा कि वो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को होल्ड करे थोड़े टाइम के लिए। मैं सिर्फ यही, मुझे उसको कन्विंस करना कि मैं ट्राई करूंगा कि वो जिस इम्पल्सिवनेस में उसने ये डिसीजन लिया कि मुझे अभी के अभी सुसाइड करना है, तो वो जो उसके अंदर का जो अभी इम्पल्सिवनेस है, मुझे सिर्फ उसी को डाउन करना है। और वो 30 सेकेंड में, 1 मिनट में भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट वो उसी के लगते अगर उसके थॉट्स चल रहे हैं और अगर 15-20 सेकंड के लिए भी एक ब्रेक आ जाता है, तो वो हमेशा सोचेगा जो भी कुछ ट्राई करने जा रहा है उसका, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल। अगर मैं उसे मैं होल्ड करने के लिए कन्विंस कर पाता हूँ कि आपका जो भी डिसीजन है उसके थोड़े टाइम के लिए आप होल्ड करें, तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि वो होल्ड करे अपने डिसीजन को, और उतने टाइम में मैं एक कनेक्शन बिल्ड करके उससे यही जानने की कोशिश करूंगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, मुझे आपसे कंसर्न है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, और मुझे दुख भी है आपने जो भी कुछ फील किया उसका। तो ये कनेक्शन बना के मुझे उनकी सिर्फ बातें सुननी है पहले 1-2 घंटे तक, तो जब तक वो पूरी तरह से खाली ना हो जाए अंदर से। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार उसके अंदर जो भी कुछ भरा है जिसके कारण उसने डिसाइड किया है, वो एक बार निकल गया, तो फिर वो मेरे से बातचीत करना भी शुरू कर देगा, मेरी बात भी मानेगा, और शायद लाइफ में जो उसने डिसाइड किया था उसे अपना डिसीजन चेंज करने के लिए भी वो सोचेगा, मुझे ऐसा लगता है। एब्सोल्युटली, मतलब जितना भी उसके अंदर सौरो है वो अगर आपके सामने 1-2 मिनट भी वो निकाल देगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा कंफर्ट जोन में आ जाएगा कि नहीं, और इतना पोलाइट माहौल बन जाएगा कि उसके अंदर जो रिग्रेट है वो खाली कर देगा वो। तो मतलब वो उसके माइंड में 2 ऑप्शन आ जाएंगे। पहले एक ही ऑप्शन था कि मैं सुसाइड करूं या नहीं, फिर 2 ऑप्शन आ जाएंगे, मैं ये कर रहा हूँ या वो सही है या नहीं। राइट। बस तो मुझे वहाँ तक की कोशिश करनी है जहाँ तक उसके माइंड में ये एक थॉट आए कि मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या मुझे सच में करना चाहिए। बाकी का काम तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन मुझे वहाँ तक ही पहुँचने के लिए सारे एफर्ट डालने हैं कि वो उस पॉइंट पे आ जाए और वो सोचे कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या मुझे सच में करना चाहिए। वो एक थॉट वही मेरे लिए सब सारा काम कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो थॉट्स से हम अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं, दैट इज योर थॉट। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, आपने बहुत सारी सिचुएशंस को सॉल्व भी कर दिया वेरी इजीली, पोलाइटली एंड कामली। सो अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपके थॉट्स क्या है? क्योंकि
सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को एक परफेक्ट लाइफ कोच की जरूरत रहती है हमेशा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी का जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है, इस टाइम पे सभी चीजें चेंज होने वाली हैं क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है पहली बार। तो आपके व्यूज क्या है ये नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में? देखिए, मैं इंडियन एजुकेशन जो भी सिस्टम हमारी रही है अभी तक, मैं उसे अब तक बहुत ही क्रिटिसाइज करता आया हूँ, क्योंकि ये जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो अंग्रेजों ने हमें दी है, और वो ऐसी है जिससे एक आदमी जो भी इस एजुकेशन सिस्टम में आए वो रट्टा मार मार के उसकी मेमोराइज तरीके से वो आगे बढ़े और एक डिग्री ले, और डिग्री के आधार पे उसको अच्छी जॉब मिले और उसमें से वो ज़्यादा पैसा कमाए। और इसी कारण हमारे वहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटी थी, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ एजुकेशन ने उनका पूरी जिंदगी बिगाड़ दी। क्योंकि हमारे वहाँ पे एक टाइम ऐसा था कि नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे 64 स्किल, जहाँ 64 कला कहा जाता था, वो सिखाया जाता था। मतलब सब कुछ जिंदगी के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है, और स्टूडेंट को जो भी कोई इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है वहाँ जाना है, सीखना है, पढ़ना है तो वो कर सकता था। ऐसा नहीं था कि भाई अगर आपने कॉमर्स ले लिया तो अभी साइंस में इंटरेस्ट है तो नहीं जा सकते। अभी का हमारा सिस्टम क्या था कि 10th के बाद सिर्फ 3 चॉइस, या तो साइंस लो, कॉमर्स लो या आर्ट्स लो। अगर आपने कॉमर्स ले लिया, अगर साइंस में, केमिस्ट्री में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप नहीं कर पाओगे। तो अभी का जो एजुकेशन सिस्टम नया आया है वो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है, बहुत जबरदस्त चेंज किया है। हमारी डेवलपिंग कंट्री में से हमें डेवलप कंट्री में बनाना है, तो उसके लिए ये चेंजेस लाना बहुत जरूरी था। बहुत सारे की पॉइंट है जो मैंने मार्क किए हैं ये जो भी चेंज आया है उसमें। एक तो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि इसमें हमारी गवर्नमेंट जो है एजुकेशन में ज्यादा पैसा नहीं खर्च करती। मतलब समझ लो कि अभी तक हमारे टोटल जीडीपी का 3% ही एजुकेशन में खर्च होता है, जबकि आप अगर डेवलप नेशन से कंपेयर करो तो बहुत ही कम है। जो कि इस टाइम जब अभी ये सब चेंज हो रहा है उसमें 6% का गोल रखा है। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। टोटल जीडीपी का अगर 6% खर्च सिर्फ एजुकेशन पे के लिए ही हो रहा है तब उसका रिजल्ट सच में अच्छा आएगा। दूसरी बात, ये जो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स का जो चक्कर था कि अगर आपको कॉमर्स लेना है तो फिर आप आर्ट्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो नहीं जा सकते, कॉमर्स में ही आगे बढ़ना पड़ेगा, वो अभी खत्म हो रहा है। अभी अगर आपको केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। तो 5+3+3+4 का जो था ये अभी नया सिस्टम आया है वो 10+2 के सिस्टम से बहुत ज्यादा अच्छा है। और दूसरा, हमारे यहाँ ना एजुकेशन में एक ऐसा मान्यता है और ऐसी एक हमारे वहाँ पर्सपेक्टिव होता है कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है, वेल्डिंग होते हैं, जो कारपेंटर होता है, जो प्लम्बिंग करते हैं, तो हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि वो जो जॉब्स होते हैं उन्हें हम ऐसी नजर से देखते हैं जैसे वो कुछ छोटा काम कर रहे हैं। तो अब तक क्या हो रहा था कि अगर किसी को इंटरेस्ट है आगे कुछ बनने में तो हमारे वहाँ ऐसा कहा जाता था कि बड़ा होके क्या करेगा, कारपेंटर या प्लम्बर बनेगा, इलेक्ट्रिशियन बनेगा, तो उसकी हंसी मजाक उड़ाई जाती थी। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब तक ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था कि ऐसा काम करने अगर कोई करता है या इसमें जाता है तो उसे छोटी नज़र से देखा जाता था। अब ये चेंज हो रहा है, ये माइंडसेट हमारी न्यू एजुकेशन सिस्टम में चेंज हो रहा है, क्योंकि क्लास 6 से ही इंटर्नशिप शुरू करवा रहे हैं और उस जॉब का एक्सपीरियंस भी करवा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा माइंडसेट पूरा चेंज होने वाला है। जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनका माइंडसेट चेंज होगा कि कोई भी जॉब छोटी नहीं होती, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जो भी काम अगर आप अच्छी तरह ईमानदारी से करते, पूरी मेहनत से करते हो, तो वो काम आपके लिए बड़ा ही है, समाज के लिए बड़ा ही है। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। फिर पहले ऐसा था कि पूरे हम जो भी कुछ पढ़ाई करते थे उसके एंड में हमारे टीचर के द्वारा हमें एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता था
कि हमने पूरी ईयर में क्या किया है क्या नहीं किया है, तो उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ते थे। अभी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें एक अच्छी बात मैंने ये नोटिस की कि अभी टीचर तो हमें रिकॉर्ड कार्ड देगी, लेकिन हमें खुद सेल्फ प्रोसेस करके खुद का इवेल्युएशन करके खुद का रिपोर्ट कार्ड भी बनाना होगा। और ना सिर्फ हमें खुद को, लेकिन हमारे जो भी क्लासमेट्स है, दूसरे स्टूडेंट्स है, वो भी हमारा बनाएंगे, मतलब सभी एक दूसरे को इवेल्युएट करके बनाएंगे। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा हो गया कि अभी जो भी कुछ करना है हमें पता है कि अगर मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ तो जब मैं इवेल्युएट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ आगे बढ़ रहा हूँ। तो पहले तो क्या था कि भाई टीचर की नजर में आप अच्छे हो गए, अच्छे मार्क्स ला दिए, तो आपको ऐसा होगा, आपको कंटेंटमेंट फील होगा कि नहीं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन अभी आपको पता चल जाएगा खुद को इवेल्युएट करके खुद का रिपोर्ट बनाने में कि नहीं मैं सच में क्या कर रहा हूँ। अगर मार्क्स आ रहे हैं तो वो रट्टा मार के या फिर आजू बाजू वालों की दया से आ रहे हैं या नहीं सच में मैंने कुछ गेन किया है। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंजेस लाने वाले हैं। और दूसरी एक बात भी मैंने नोटिस की है जो यहाँ मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा कि हम अभी मल्टीपल एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम 10th 12th या कॉलेज की लाइफ में होते हैं तो हमें लगता है कि मुझे यार इस करियर में इस स्ट्रीम में आगे बढ़ना है, इसमें करियर मुझे बनाना है। पर थोड़ा टाइम होने के बाद 6-8 महीने 1 साल जाने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं यार मेरा तो इंटरेस्ट कहीं और है, तो मुझे तो कुछ और करना था। तो हमारी प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम में क्या था कि एक बार आपने एंट्री ले ली तो फिर अगर आप एग्जिट करते हो तो उसका कुछ आपको क्रेडिट नहीं मिलता था, और फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा पूरा साल वेस्ट हो गया या इतना टाइम मेरा वेस्ट हो गया। लेकिन अभी अगर आपने बीटेक किया और फॉर एग्जांपल बीटेक करने के 1 साल बाद आपको पता चला कि नहीं है मुझे कुछ और करना है, तो आपको 1 साल का क्रेडिट पूरा मिलेगा, आपको 1 साल का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, ताकि आपको आपने जो भी किया है उसका आपको ऐसा ना लगे कि मैंने यार टाइम वेस्ट कर दिया। तो वहीं से भी कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपने गेन किया, उसका सर्टिफिकेशन मिला। तो ये सारी जो की पॉइंट थे वो मैंने बताया कि ये सारे पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। ये और इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मुझे 2 जगहों पर मुझे लगता है कि अभी भी हमारी जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार होना चाहिए। पहला है कि एक तो हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग, उसमें कंपलसरी करना चाहिए 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी में उसका जिक्र किया है लेकिन कंपलसरी नहीं किया है, उसको सिर्फ ऑप्शन के तौर पे ही रखा है। तो आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि लोग यही सोच रहे हैं कि भाई इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया और अगर आपको कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। नो डाउट इन दैट, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमारी मदर टंग, हमारी जो लैंग्वेज है उसके लिए आपको मान होना चाहिए। और आप खुद को अपने मदर टंग में, अपने रीजनल लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हो अगर अच्छी तरीके से, उसके बाद में ही आपको वो सीखनी चाहिए फॉरेन लैंग्वेज। क्योंकि आप कोई भी डेवलप कंट्री देख लो, वो सबसे पहले महत्व अपने खुद की लैंग्वेज को ही देंगे, उसके बाद में फॉरेन लैंग्वेज को देंगे। अभी हमारे वहाँ ऐसा हो गया है कि हम फॉरेन लैंग्वेज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं और हमारी मदर टंग की मजाक उड़ा रहे हैं। और मदर टंग में अगर कोई अच्छी तरह से खुद को एक्सप्रेस करता है तो हमें लगता है कि ये इसका बहुत लिमिटेड माइंडसेट है, ये अभी ग्रो नहीं हुआ है। तो ये एक माइंडसेट टूटना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको कंपलसरी करना चाहिए कि 6 से 8 स्टैंडर्ड तक आपने मदर टंग किया, हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसी में हम पढ़ाई करें। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि ये होना चाहिए। दूसरी बात है कि आज के टाइम में हमारे जितने भी टीचर्स है और जितने भी मेंटर्स है जो कि पढ़ाने जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तो मैंने कई बार देखा है कि उनको ना रिजल्ट से मतलब होता है, मतलब इन द सेंस रिजल्ट, मतलब वो कुछ भी काम कर रहे हैं उसका उनको जो भी पैसा मिल रहा है, तो उनका जो भी एम है वो है कि काम करके सामने उनको पैसा मिलना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर बच्चा अच्छी तरीके से नहीं भी पढ़ रहा है, अगर वो आज का, क्योंकि पता है कि आज का जो क्राउड है, आज का यूथ है, वो इतनी आसानी से कनेक्ट नहीं कर पाता है टीचर्स को और गुरुज को। तो अभी क्या हो रहा है कि टीचर्स और जो भी दूसरे
प्रिंसिपल्स और बाकी लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, हमें पैसों से मतलब है, और अगर पैसे आ रहे हैं तो चाहे उनकी लाइफ में उन्हें पढ़ना है ना पढ़ना है, जो भी करना है करे, हमें अपना काम करके निकल जाना है। तो ये नहीं होना चाहिए। एक तो ये मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में अगर ग्रो करना है, लाइफ में अगर कुछ आपको सीरियसली कुछ पाना है, ताकि आपको आगे जाके ऐसा लगे कि नहीं, मैंने जो भी कुछ काम किया वो सच में बहुत ही अच्छा किया, मैंने कुछ सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम किया। तो एक कर्मयोगी अगर आपको बनना है तो मैं यही कहूँगा कि हमारे वहाँ के टीचर अपना माइंडसेट चेंज करें और वो ऐसा माइंडसेट रखे कि सिर्फ आउटकम से वो लगाव ना रखे, बल्कि वो जो काम कर रहे हैं उससे लगाव रखे। ताकि क्या होगा कि टीचर और स्टूडेंट के बीच का कनेक्शन रहेगा और टीचर जो भी कुछ डिलीवर करना चाहते हैं वो उन तक पहुँचेगा। तो उसके लिए टीचर्स भी कंसर्न रहेंगे कि अगर नहीं पहुँच रहा है, कुछ आउटकम नहीं निकल रहा है स्टूडेंट्स में से, तो वो उसके लिए सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि करना है तो करें, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी सैलरी मिल रही है, तो ये ना हो। तो एक एज ए मोटिवेटर स्पीकर के तौर पे मैं यही सोचूंगा कि उनका माइंडसेट चेंज हो, और अगर मुझे कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसा कुछ करने के लिए, तो मैं उसके लिए हमेशा उसके लिए मैं यही सोचूंगा कि अगर कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं काम करूंगा। दूसरी बात, एज ए स्टूडेंट के तौर पे, तो स्टूडेंट के लिए मैं ये सोचूंगा कि आज का जो भी क्राउड है ना जी, वो हमेशा यही सोच रहा है कि हम खुद को एंटरटेन कैसे करें, मतलब एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के पीछे वो लोग भाग रहे हैं। लाइफ में सीरियसनेस नहीं है। जहाँ तक मैं जितने कॉलेजेस में गया, जितने स्टूडेंट्स से मैंने बातचीत की और जिनसे मेरा कनेक्शन हुआ, मुझे हमेशा यही फील हुआ कि वो लाइफ के लिए ना बिल्कुल सीरियस नहीं है, उन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट ही करना है। उनको ये भी नहीं करना है कि मैं कैसे मेरी लाइफ को चेंज करूँ। जस्ट उनको एक ही चीज़ है कि कैसे भी करके एक अच्छी डिग्री ले लो, अच्छा पैसा बना लो, जैसे लाइफ को सेट हो गया। तो ये माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम चेंज होने से ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा। तो ये माइंडसेट चेंज करने के लिए मैं तो काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर एक स्टूडेंट सोचे कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो वो एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं हेल्प करेगा। उसको खुद को ही सेल्फ मोटिवेटेड बनना पड़ेगा और खुद को ही उसको जानना पड़ेगा। तो दोनों के लिए मेरा व्यू यही है जी। मतलब आपने बहुत कुछ आज पूरी एजुकेशन पॉलिसी भी समझाई, और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे ये करंट पॉलिसी जो अभी इंट्रोड्यूस होने जा रही है उसके अंदर, ये भी समझाया है। और ये मेरे लिए भी सफिशिएंट था, और आई होप कि मेरे लिसनर्स के लिए भी सफिशिएंट होगा। So yeah, let's begin our second question कि हमें पता है जैसे कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स अभी अब्रॉड जा रहे हैं अपना मोटिवेशनल और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए। सो लेट्स अज्यूम कि आप भी पाकिस्तान के अभी स्टेज पे खड़े हैं और आपको एज अ मोटिवेशनल स्पीच डिलीवर कर रहे हैं आप वहाँ पे, और किसी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया जो एक पॉलिटिकल मैप के बारे में, जो कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने शेयर किया है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, उसे पाकिस्तान का पार्ट बताया है। तो एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, आप वहाँ पे ये क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? देखो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मेरे सामने फ्रॉम ऑडियंस कि जो नया मैप पाकिस्तान ने रिलीज किया है और उसके कैबिनेट में पास हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा बताया है जी, तो अगर वो मेरा व्यू पॉइंट ऑफ जानने की अगर कोशिश करते हैं या एक क्वेश्चन रेज होता है, तो मैं उनको यही जवाब दूंगा कि अगर कल उठ के इंडिया कराची और लाहौर और कराची दोनों को इंडिया के हिस्से में बताए, तो आपको कैसा फील होगा? exactly. तो आपको जो भी फील होगा
वही मैं भी फील कर रहा हूँ अभी, क्योंकि एज ए इंडियन हम यही सोचेंगे कि इंडिया के लिए क्या सही है क्या गलत है, इंडिया के फेवरेबल में क्या सिचुएशन होनी चाहिए और एज ए ट्रूथ क्या है, तो हम वही सोचेंगे जो कि इंडिया के लिए अच्छा है। और एज ए पाकिस्तानी, अगर हम खुद को पाकिस्तानी मानता है तो वो यही सोचेंगे कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है। तो इसमें ना पड़ेगी। एज ए मोटिवेटर स्पीकर के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि आप पाकिस्तानी हो या अफगानिस्तानी हो या आप कोई भी हो, मैं सिर्फ एक मिशन के साथ काम कर रहा हूँ कि मैं मेरी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाया हूँ और वही पॉजिटिव चेंज मुझे दूसरों की लाइफ में भी लाना है और एक खुद की लाइफ में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे आए वही बातें मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। तो इसके लिए मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि भाई आप कौन से नेशन के हो, आप कौन से कंट्री के हो, मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कि हम सब वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड, हम सब एक ही है, हम एक दूसरे से अलग नहीं है और हमें बस एक दूसरे की हेल्प करनी है और एक दूसरों का सपोर्ट करके हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ ऐसी बात ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप इंडियन या पाकिस्तानी होकर सोचोगे तो आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो मैं यही जवाब दूंगा उनको। बिल्कुल, मतलब आपने बहुत ही कम शब्दों में ऐसा भी कह दिया कि जैसे को तैसा। अगर पाकिस्तान इंडिया को ऐसा बोल रहा है कि आपके कुछ स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान का पार्ट है, तो इंडिया को कैसा लगा? सो वो आप उन लोगों को भी फील कराना चाहेंगे कि अगर हम आपके डिस्ट्रिक्ट को ऐसा बोल दे तो आपको कैसा फील होगा? राइट। या मतलब एज अ लाइफ कोच आपने बहुत ही सिंपल वे में उन लोगों को आंसर दे दिया है। मतलब या दैट्स वेरी पॉजिटिव आंसर। राइट। तो उनको पता चल ही जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछने से किसी को क्या फील होता है। वो अगर मैं उसको डिनाई करूँ कि हमें बहुत बुरा लगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो फिर मेरा मिशन नहीं, जो मैं जिस मिशन के साथ वहाँ गया हूँ वो फुलफिल नहीं होगा। तो मुझे एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे वो हट भी ना हो और उनको जवाब भी मिल जाए। तो इसके लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन, एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है मेरे सारे पॉडकास्ट में कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एन आइडियल सोसाइटी? अच्छा, आइडियल सोसाइटी की बात करें तो हमारे अभी जो हमारी रियलिटी है वो तो आइडियल नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। बहुत सारे चीजें होंगे तब आइडियल जाके आइडियल बनेगी। लेकिन अगर हम हमारे माइंड में एक आइडियल सोसाइटी लाते हैं तो मैं यही कहूँगा कि एक हार्मनी हो इंडिविजुअल्स के अंदर, हमारे कम्युनिटी के अंदर, और प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम हो सभी के लिए, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो जो कि अभी नहीं है। एजुकेशन भी सबके लिए नहीं है क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। जिसके साथ ज़्यादा पैसा है वो डॉक्टर लाइन या ऐसा कुछ ले रहे हैं और एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे करप्शन भी चल रहा है। वो नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक सेम प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, सबके लिए सेम हेल्थ फैसिलिटीज भी होनी चाहिए और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी देखो हमारी सोसाइटी में ऊंच नीच का बहुत ही भेदभाव है, चाहे कास्ट हो, चाहे कलर हो, चाहे जाति, कुछ भी ले लो जी। तो हम अभी भी ऊंच नीच के भेदभाव में से बाहर निकल नहीं पाए हैं। आजादी के पहले भी था, आजादी के बाद भी है। अभी भी हम सभी को एक तरीके से नहीं देखते हैं। ज्यादा कोई पैसे वाला है तो सबकी सोच है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, और कोई कम पैसे वाला है तो लोगों की सोच ये है कि वो छोटा आदमी है। तो लोग अपनी लैंग्वेज में ये चीज यूज भी करते हैं। ऐसा नहीं है। ये सारी ऊंच नीच की जो मान्यता है वो निकल देनी चाहिए, तभी एक आइडियल सोसाइटी क्रिएट होगी। जब तक हम एक दूसरे को ऊपर नीचे करते रहेंगे कि ये ऊपर है हमसे, ये हमारे से नीचे है, तब तक हम आइडियल सोसाइटी नहीं क्रिएट कर सकते। दूसरा है करप्शन फ्री होना चाहिए, क्योंकि आज करप्शन के माहौल के कारण हमारा जो हमारी कंट्री है या हमारा समाज है वो
ग्रो नहीं कर पा रहा है, उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, वहाँ कहीं ना कहीं डर है, वहाँ कहीं ना कहीं क्राइम चल रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं वायलेंस हो रहा है। तो करप्शन फ्री होना एक आइडियल सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ करप्शन फ्री एटमॉस्फेयर बनना चाहिए और उसके लिए सभी को मिलके काम करना चाहिए। दूसरा है कि मिट फ्री होना चाहिए हमारी सोसाइटी, नॉन वायलेंट होना चाहिए, क्योंकि ना ही ये हमारे संस्कार में पहले से था, ना ही हमारे संस्कार में है। और हमारे जितने भी सिस्टर्स हैं दुनिया के, वो कोई भी इसकी परमिशन नहीं देता है कि आप वायलेंस करो खुद के लिए। तो एक वायलेंस फ्री हमारी सोसाइटी होनी चाहिए, साथ में फियर फ्री होना चाहिए, क्योंकि आज इतने तरह के फियर है कि अहमदाबाद या गुजरात की बात ना करें तो दूसरे स्टेट में आप 6-7 बजे के बाद, शाम के 6-7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। और जो लड़कियां हैं वो तो उनको बहुत ही रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता है कि वो बाहर ना, तो एक डर का माहौल है हमारे सोसाइटी में अभी भी। तो एक आइडियल सोसाइटी में अगर डर है तो आइडियल नहीं रह सकती, मैं ऐसा मानता हूँ। तो डर का माहौल नहीं होना चाहिए, फियर फ्री होनी चाहिए। दूसरी, क्राइम फ्री होनी चाहिए। तो क्राइम फ्री तभी होगा जब प्रॉपर जस्टिस होगा। हमारे यहाँ जस्टिस मिल रहा है सभी को, लेकिन उसकी जो प्रॉपर सिस्टम होनी चाहिए वो अभी तक नहीं बन पाई है। कहीं ना कहीं किसी को जस्टिस पाने के लिए सालों तक वेट करना पड़ता है और फिर थक हार के वो छोड़ देते हैं, होप छोड़ देते हैं कि नहीं हमें कुछ जस्टिस मिलेगा। और जो भी पैसे वाले होते हैं वो एक बहुत बड़े वकील को हायर करके जो उनके फेवर में वर्डिक्ट ला देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्राइम फ्री सोसाइटी होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे हमारी जो सोसाइटी है वो आइडियल रहे, और इसके लिए हमें सबको कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना चाहिए। चाहे हम जिस किसी प्रोफेशन में हैं, चाहे हम जहाँ भी रह रहे हैं, तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ऐसा माहौल खड़ा करना चाहिए जिससे हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सके और जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं हम उससे बाहर निकल सकें। जी बिल्कुल, मतलब आपने ये क्वेश्चन में रेसिज्म, कास्टिज्म, करप्शन, नॉन वायलेंस, फियर, क्राइम जैसे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सभी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और एक हमारी सोसाइटी को आइडियल बनाने के लिए यूनिटी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम यूनाइट हो जाएंगे तब हमें इनिशिएटिव्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यूनाइट हो जाएंगे और इनिशिएटिव्स ही नहीं लेंगे ये सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, करप्शन और वो सब चीज़ों को, तो कोई मतलब ही नहीं है, सोसाइटी आइडियल बनेगी ही नहीं। मतलब यूनिटी, इनिशिएटिव्स और जो एस्पेक्ट्स आपने कवर किए हैं वो सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सो या वेरी नाइस। सो अकॉर्डिंग टू यू, आइडियल सोसाइटी मस्ट बी racism free, casteism free, non-corrupting, non-violent, fear free and crime free. So yeah, so with this thing हमारा जो थर्ड सेगमेंट है योर थॉट्स ये खत्म होता है। So let's begin our segment 4, that is movement. तो इसमें हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कि आपकी हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या थी लाइफ की, सेकंड व्हाट वाज योर सैडेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एंड थर्ड कि आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा कौन सा इनिशिएटिव लिया था। सो लेट्स बिगिन विद द हैप्पीएस्ट मोमेंट। ओके, तो हैप्पीनेस के लिए मेरी डेफिनेशन अलग है, क्योंकि मैं हैप्पीनेस को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। और जैसे फिजिकल लेवल पे हैप्पीनेस है, माइंड लेवल पे है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे है और स्पिरिचुअल लेवल पे भी है। तो जो स्पिरिचुअल लेवल के सिवा जो हैप्पीनेस है ना वो टेम्पररी है, जो कि इवेंट पे, पर्सन पे और थिंग्स पे डिपेंडेबल है। तो वो तभी हैप्पीनेस मिलती है जब सिचुएशन क्रिएट होती है या किसी पर्सन से मिलती है या कुछ चीजें जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाती है। तो वो जो हैप्पीनेस है
वो मिलती है कंफर्ट से, लग्जूरियस थिंग्स से, या कुछ गोल हमारा होता है वो अकम्प्लिश हो जाता है तो हमारा ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है कि या मैंने कुछ किया लाइफ में। तो ये सारी चीजें ना हैप्पीनेस के लिए डिपेंडेबल हो जाती है हमारे लिए कि ऐसा कुछ होगा तब हम हैप्पी फील करेंगे। पर एक्चुअली में क्या होता है कि ये सब चीजें टेम्पररी है, तो मैं इसे हैप्पीनेस नहीं कहूँगा, ये प्लेजर है एक टाइप का। और हैप्पीनेस ये है कि जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, जो कि ऐसे ना हो कि किसी के ऊपर डिपेंडेबल हो, किसी चीज पे या पर्सन पे या सिचुएशन पे। जब हम चाहे तब हम खुश रह सकते हैं। तो इसी के लिए बहुत जरूरी है एक चीज जानना, सेल्फ नॉलेज इन सेल्फ रियलाइजेशन। तो मुझे तभी ज्यादा खुशी मिलती है जब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जब मैं और अपने बारे में ज्यादा जानता हूँ। क्योंकि हमारी जो पूरी जर्नी है वो अगर हम कहें कि भाई हमारा एंड गोल जो है सेलिब्रेशन कहो या अल्टीमेट हैप्पीनेस की, वो तभी मिलेगा जब आप सेल्फ रियलाइजेशन के 100% पे पहुंच जाओगे तब। तो हमारे पिक्चर में भी कहा है जो शाश्वत सुख शांति है वो तभी मिलेगा। तो मुझे तभी बहुत ही हैप्पीनेस मिलती है कि मैं जब हम मेरे खुद के बारे में और जानता हूँ। दूसरा है कि जब मैं मेडिटेशन या मंत्र चैंटिंग करता हूँ तब जो हैप्पीनेस और पीस मुझे मिलता है, तो वो एक अलग ही इमोशन मेरे अंदर जनरेट होता है। और वो मैं बोल नहीं बयां नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो एक मोमेंट है जब मुझे मिलता है। और उससे क्या होता है, जब मैं मेडिटेशन और मेंटल चैंटिंग नहीं भी करता हूँ तो मेरा जो मेरे माइंड की जो थॉट प्रोसेस है और मेरा जो नेचर है वो इतना काम बन जाता है कि मैं हर एक सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह डील कर पाता हूँ। और मेरे अंदर का जो आनंद होता है, जो जैसे कहा जाता है ना कि हमारा जो सोल है वो सच चित और आनंद से बना हुआ है, तो उसके अंदर ये क्वालिटी ऑलरेडी है, तो वो धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। तो मेरा माइंड और स्टेबल रहता है, और जितना मेरा माइंड स्टेबल रहता है मैं अंदर ही एक कंटेंटमेंट और एक हैप्पीनेस फील करता रहता हूँ। तो मेरे लिए कोई हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं है लाइफ में। मैं यही एक्सपीरियंस करता हूँ कि मैं क्यों हर रोज खुश ना रहूँ, हर दिन हर पल खुश क्यों ना रहूँ। क्यों ऐसा कोई मोमेंट हो कि मुझे उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़े कि ये जब मैं कर लूंगा तब मैं खुश होऊंगा, या फिर मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैंने कुछ ऐसा कर लिया या मुझे ये मिल गया। मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और बात करें सबसे हैप्पीनेस और दूसरा क्या कहा आपने, सैडेस्ट मोमेंट। सैडेस्ट मोमेंट, राइट। तो सैडेस्ट मोमेंट में तो ऐसा है कि मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ कि मैं किसी भी अटैचमेंट से फील होकर मैं दुखी हूँ। तो डिटैचमेंट के कारण जो सॉरोनेस है, सैडनेस है, वो दूर ही रहती है मुझसे। लेकिन एक जगह मैं जहाँ सैड हो जाता हूँ वो ये है कि जहाँ मेरे खुद के ही कारण अगर मेरी ग्रोथ और डेवलपमेंट कहीं रुक जाता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कि फॉर एग्जांपल कुछ मुझे काम करना है और उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन किया और मैंने खुद ही को लिमिट कर दिया और मैंने सोचा था मैं नहीं कर पाया काम, तो वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो वो एक सैडनेस मोमेंट जैसा मैं कह सकता हूँ कि वो आ जाता है। लेकिन उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। और कहा आपने लास्ट में कि बिगेस्ट इनिशिएटिव, हाँ वो दोनों चीजें हैं मेरे में, एक नहीं है दो है। तो एक तो आज से 10 साल पहले जब स्कूल लाइफ पूरी हुई थी और मैंने मेडिटेशन और मंत्र चैंटिंग करना शुरू किया था, तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था कि मैं आपसे रोज इसी वक्त पे सब कुछ इस टाइम पे सब कुछ छोड़ के यही सिर्फ करूंगा थोड़े टाइम के लिए, 15-20 मिनट या हाफ एन आवर जितना। तो वो जो इनिशिएटिव लिया वो आज तक मैं करता आया हूँ और उसी के कारण मैं समझता हूँ कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ ग्रोथ हर एक एस्पेक्ट में मिली है। तो एक वो, और दूसरा
2018 के जनवरी में मैंने आदर्श में लाइफ मैनेजमेंट का कोर्स मैंने ज्वाइन किया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। वो दोनों चीज़ों ने मेरी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं कि मुझे डेस्टिनी के करीब, मेरी जो डेस्टिनी है उसके करीब लेने में ये दोनों इनिशिएटिव ने मुझे काफ़ी हद तक मदद की है। तो ये दोनों इनिशिएटिव मैं मानता हूँ कि मेरी लाइफ में मैंने लिए हैं सबसे बड़े इनिशिएटिव। और ये दो इनिशिएटिव जो आपने लिए हैं उसे अगर हम कनेक्ट करें आपकी हैप्पीएस्ट मोमेंट और सैडेस्ट मोमेंट्स के आंसर से, तो हमें ये फील भी होता है कि नहीं, आपने जो इनिशिएटिव लिए थे वो सचमुच बड़े हैं। क्योंकि आपने जैसे बोला हैप्पीएस्ट मोमेंट में कि आप हैप्पीनेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, हैप्पीनेस इज लॉन्ग लास्टिंग। और आपने हैप्पीनेस को भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया और सैडेस्ट मोमेंट को भी आपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया कि मैं कभी सैड ना हूँ, उसका भी मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। तो मतलब आपने जो इनिशिएटिव लिया था स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाने का, वो हमें अभी दिख भी रहा है आपके आंसर से कि नहीं, दैट वाज रियली योर बिगेस्ट इनिशिएटिव। और सेकंड जो आपने बताया कि आपने जो कोर्स ज्वाइन किया ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का, सो मतलब उसी की वजह से आप अभी मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच बने हैं। राइट। सो ये दोनों चीजें आपके ऊपर वाले दोनों आंसर्स में रिफ्लेक्ट हो रही थी। सो मतलब yeah, that was the pure answers which I was wanting. And इसी के साथ हमारा जो फोर्थ सेगमेंट है मोमेंट्स, ये एंड होता है और we are going towards our last segment, that is segment 5, your vision and your dream. So being a motivational speaker and a life coach, हर्षल शाह का विजन और ड्रीम क्या है? मेरा अगर विजन कहे तो मैंने यही देखा है कि मैं मेरे अंदर जो भी नॉलेज है उसे मैं गेन करूं, मेरी विजडम को गेन करूं, मेरे एक्सपीरियंस को बढ़ाऊं और उससे पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लाओ, लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाओ, जिससे हर एक व्यक्ति की लाइफ में, उसके लाइफ के जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट है उसमें वो ग्रो करे, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे सोशल हो, फैमिली से रिलेटेड हो या स्पिरिचुअल हो, वो सभी एस्पेक्ट में वो ग्रो करे। उसके लिए मैं उससे हेल्प करूंगा। तो इससे मुझे सोसाइटी में एक पॉजिटिवनेस लाने में मुझे लगेगा कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। यही मेरा विजन है कि इसी थ्रू मैं सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाऊं। यही मेरा विजन है और मेरी ड्रीम यही है कि मैं जब भी जब मेरी लाइफ पूरी हो तब मुझे ऐसा लगे कि मुझे जो जीना था और मैं जो जी रहा था उसके बीच का डिफरेंस पूरा हुआ, और जब लाइफ का एंड हो तब बाकी लोग ये कहे कि वंस मोर। तो ये मेरा ड्रीम है कि कुछ ऐसा कुछ करना है। मतलब बहुत ही परफेक्ट जो आपके स्पिरिचुअलिज्म और ये मोटिवेशनल स्पीकर की जो आपका प्रोफेशन है, वो दोनों को आपने जैसे आज कॉम्बिनेशन के साथ रिप्रेजेंट किया है आपके विजन और ड्रीम को, दैट वी ऑल कैन रियली फील दैट कि आपका विजन और जो आपका ड्रीम है वो वी विश कि वो पूरा हो। एंड इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू हर्षल सर। तो आज हम लोगों ने जो बातें की है, आपने अपनी लाइफ स्टोरी भी बताई, आपने स्पिरिचुअलिज्म में पूरा टर्न लिया है, फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, उसमें भी आप आगे अभी बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड वी विश कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करें ऐसे ही। ये स्पिरिचुअलिज्म और मोटिवेशनल स्पीकर के कॉम्बिनेशन से। एंड आपने एक सोसाइटी को आइडियल कैसे बनाए उसमें भी बहुत ही पॉजिटिवली चेंजेस जो आप लाना चाहते हैं वो भी शेयर किए हैं। और हैप्पीनेस और सैडनेस को भी आपने बहुत ही एकदम शॉर्टेस्ट वे में आई थिंक कि आपने आज डिस्कस किया है। सो यार माय लिसनर्स, दिस वाज द एंड ऑफ आवर 6th पॉडकास्ट विथ
motivational speaker and life coach Harshal Shah, and I invite you all to this platform. So if you also want to be a part of our team, then you can DM us on Instagram, or you can email us on wetheinitiators@gmail.com. And very much thank you, Harshal Shah, for joining us today. Thank you so much to you too for inviting me on your podcast. क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो और मैं जो भी काम कर रहा हूँ, हम दोनों के इंटेंशन और पर्पस तो एक ही है, बस हम अलग अलग तरीकों से ये काम कर रहे हैं. तो मैं भी यही दुआ करूँगा कि आप भी अपने इंटेंशन में, आप अपने पर्पस में आगे बढ़े और आपका जो भी काम कर रहे हैं वो काम सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट लाए, बहुत ही पॉजिटिव चेंज लाए. और हमारी जो सोच है कि हम सोसाइटी को एक पॉजिटिविटी के साथ कुछ आइडियल सोसाइटी बनाने के लिए हमारा कुछ पार्ट, हमारा कंट्रीब्यूशन डाले, हमारा कुछ एफर्ट डाले, वो पूरा हो. बिल्कुल बिल्कुल. और हम कंटिन्यूअसली यही ट्राई कर रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी को चेंज करें, सारे इनिशिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके, कि जिससे दूसरे लोग जो आज इनिशिएटिव लेने से डर रहे हैं, या फिर जिन लोगों के इनिशिएटिव आज रेज नहीं हो रहे, वो सारे इनिशिएटिव्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके. तो आप भी अपनी साइड से बहुत ही अच्छा ट्राई कर रहे हैं और हम भी हमारी साइड से ट्राई कर रहे हैं. और आपने तो आज प्रूव भी कर दिया कि आप कितना ट्राई कर रहे हैं और आज आपका सोसाइटी में भी पर्सनली कंट्रीब्यूशन कितना है. सो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग टॉक सर. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच. जय हिंद सर. ओके, जय हिंद.